है कृष्णा नगर थाने के आगे नारायणपुर में एक शिक्षा भवन। ये वो शिक्षा भवन नहीं है जिसे आम समझा जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा धर्म ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षा भवन का एक कार्यालय है, जहाँ पर जो बहुजन समाज से संबंधित शिक्षा का ज्ञानार्जन यहाँ के डॉक्टर आनंदित करते रहे हैं और इसी प्रदेश कार्यालय में वो अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं जो भंते आनंदित के बारे में कि आखिर इन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि भंते जी इसके पहले MBBS और MS के डॉक्टर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। भंते जैसे कुछ सवाल करते हैं और पूछते हैं आखिर इस शिक्षा भवन में संचालित शिक्षा का उद्देश्य और उनके विचार कि आखिर भंते जी ने अपनी डॉक्टरी छोड़कर ये रास्ता क्यों अख्तियार किया और किस लिए अख्तियार किया। तो भंते जी सर, आप ये पूछना चाहते हैं कि आपने शिक्षा की अलख जगाने के लिए ऐसे जो प्रेरणा आपको मिली वो कहाँ से और क्यों? देखिए, मैं 1990 में MBBS किया मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से, और मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से ही मैंने 1994 में MS कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे समाज की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस तबके से आया हूँ, जिस समाज से चुन करके आया हूँ, मुझे लगा कि उनके लिए मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने शिक्षा का रास्ता पसंद किया कि गरीबों की शिक्षा के लिए मैं पूरे देश में काम करूँगा और उनके लिए स्कूल खोलूँगा। गरीबों के लिए तो सरकार भी जरूरत देती है, उसके बहुत से पसंदी स्कूल और माध्यमिक स्कूल खुले हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं होते? हाँ, देखिए, जो सरकारी स्कूल जो सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उनसे ही तो मुझे जानकारी ये प्राप्त हुई है कि अब सरकार ने एक ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अब गरीब बच्चे ना पढ़ पाएँ। क्यों ना पढ़ पाएँ? क्योंकि पहले सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते थे। हम भी सरकारी विद्यालय से निकल कर के आए हैं, तो उस समय शिक्षा बहुत अच्छी थी। उस समय स्कूलों में पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में जो है सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई कि सरकारी स्कूलों में पहले दलिया खिचड़ी लाए, उसके बाद फिर जो है मध्याह्न भोजन लाए, उसके बाद जब बच्चों का समय दलिया खिचड़ी मध्याह्न भोजन में और 3 किलो गेहूँ आया पहले, तो इस प्रकार की योजना चलाई कि ताकि इस लालच से बच्चे स्कूल में आए। क्यों? क्योंकि शिक्षा का लालच नहीं है, यहाँ पर सामग्री का लालच दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे पलायन होने लगे थे। तो जब बच्चे पलायन होने लगे वहाँ से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पीछे होने लगी, तो जब ये सरकार ने योजना बनाई इस तरह की कि हम इनको मध्याह्न भोजन खिलाएंगे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्याह्न भोजन खिलाने का मतलब है कि बच्चे मध्याह्न भोजन करने के उद्देश्य से ही वहाँ आते हैं, ना कि पढ़ाई के उद्देश्य से आते हैं। और ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मऊ से लेकर के कोल्हापुर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सब जगह साइकिल चलाई है। लगभग 16,500 किलोमीटर साइकिल चला करके और गांव-गांव जाकर के मैंने स्कूलों का सर्वे किया है। स्कूलों का सर्वे करने के बाद मैंने पाया कि सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई लिखाई का काम ठप हो गया है। और अब तो सरकार ने अभी तत्काल में योजना ये निकाली है कि प्राइवेट स्कूल बंद किए जाएँ, मिडिल स्कूल बंद किए जाएँ और इन स्कूलों को अब एक हब के रूप में एक जगह चलाया जाए। तो मध्य प्रदेश में योजना आई अभी तत्कालीन योजना कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं होगा प्राइमरी, कोई मिडिल स्कूल नहीं होगा। 10 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा जो बड़ा स्कूल होगा, और उस स्कूल में प्राइमरी से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे और फील्ड के बच्चों को बसों के द्वारा वहाँ पढ़ाने के लिए लाया जाएगा।
तो ना तो बसें चलने वाली है, ना बच्चे आने वाले हैं और ना बच्चे पढ़ने वाले हैं। सरकार की योजना है कि किस प्रकार से गरीबों की शिक्षा को रोका जाए, यही मेरी चिंता का विषय था। और इसी घटना ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी मुझे, और मुझे लगा कि उनके लिए काम करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए मैं पूरे देश में परिवर्तन मिशन स्कूल नाम के स्कूल खुलवा करके मैंने काम शुरू किया है। अभी तक आपके द्वारा या आपकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल संचालित हैं और कितने स्कूल संचालित किए गए हैं, इसमें से कितने बचे हैं, कितने शेष हैं, कितने अवशेष हैं? लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और बिहार, हमने 5 प्रदेशों में विद्यालय खोले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कूल हमारे जो है वो उत्तर प्रदेश में थे और उसके बाद मध्य प्रदेश में थे। तो मध्य प्रदेश में अभी भी स्कूल हमारे संचालित हो रहे हैं बहुत सारे। उत्तर प्रदेश में अभी हमारे स्कूल जो है वो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। उसके भी बहुत सारे कारण हैं जो बंद हो गए। मैं कारण बताऊंगा उसके बहुत सारे कारण क्या है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, ये जो हमने खड़ा किया है, समाज बेस पर खड़ा किया है कि समाज के लोग अपने बच्चों को के लिए स्कूल का इंतजाम करें। तो हमारा उद्देश्य था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास कुछ दान करने के लिए है, वो लोग पैसा दान करेंगे और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम बनेगा, उनके लिए स्कूल खुलेगा। और ये अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ाते रहे। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाया, अपर कास्ट के स्कूलों में पढ़ाया। मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ कि इनके जो बच्चे हैं ये सब अपर कास्ट के स्कूलों में पढ़ते हैं। भले अपने आप को बहुजन कहें, भले अपने आप को अम्बेडकरवादी कहें, भले अपने आप को बौद्ध कहें, ये कुछ भी कहते रहेंगे, कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अपना करोड़ों रुपए ये सारा का सारा पैसा अपर कास्ट के स्कूलों में जमा करते हैं। मेरा ये मानना रहा कि अपने बच्चों को उधर से हटाने का इंतजाम बनाइए ताकि आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें और साल 2 साल 4 साल में आपका परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। इनके ध्यान न देने की वजह से ये सारा का सारा जो हमारा प्रोग्राम था कि हमारा स्कूल चलना चाहिए, वो स्कूल बहुत सारे स्कूल हमारे बंद हो गए। लेकिन बहुत सारे स्कूल अभी चल भी रहे हैं जिनको लगा कि वास्तव में अच्छा काम है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा हमारा, काफ़ी बड़ा है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बनी वहाँ लगभग। उसी प्रकार से अभी बालाघाट में हमारे 1 करोड़ 60 लाख की बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी काम हो रहा है। और बालाघाट मध्य प्रदेश में अभी भी हमारे 10 स्कूल चल रहे हैं। अशोकनगर मध्य प्रदेश में अभी हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं। अभी एक स्कूल भिंड में चल रहा है, हमारे एक स्कूल शहडोल सीहोर में चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमारा स्कूल दुर्ग में चल रहा है। तो अभी हमारे स्कूल जो हमने खोले थे स्कूल, उनमें से अभी कुछ स्कूल बचे हैं जो संचालित हो रहे हैं, जिनको ये लगा कि भाई स्कूल हमको चलाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा लेने वाले लोगों ने वो बोला है और वो संचालित भी कर रहा है। शिक्षा और संस्कार, तो शिक्षा जो है हमको मिलती है। अभी तक हमको मिली तो गवर्नमेंट से शिक्षा मिली, कुछ प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा मिल रही है। तो शिक्षा के साथ साथ में संस्कार जब तक नहीं मिलेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चे समाज से जुड़ेंगे नहीं। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरियां प्राप्त कर लेंगे, बिजनेस व्यापार करने लगेंगे, लेकिन समाज से उनकी दूरियां हट जाएंगी, समाज से वो दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने एक ऐसा इंतजाम किया कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलना चाहिए बच्चों के लिए। अब देखिए, बड़ों में हम बदलने की कोशिश करते हैं, बड़े बौद्ध बन जाएं, बड़े अम्बेडकरवादी बन जाएं। वे अम्बेडकरवादी नहीं बनेंगे, वे बौद्ध भी नहीं बनेंगे। क्यों? कि बड़े में आप किसी को बदल नहीं सकते। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए कि जब कोई तिनका होता है, छोटा सा तिनका होता है, और नदी में वो तिनका जब जो है नदी के तीर में रहता है, नदी में बाढ़ भी आती है, तो वो तिनका जड़ से उखड़ता नहीं है, क्योंकि वो डूबता है फिर ऊपर उठ जाता है, डूबता फिर ऊपर उठ जाता है, जड़ से नहीं उखड़ता। लेकिन बड़े से बड़ा पेड़ नदी में बहते हुए दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो अकड़ से खड़ा रहता है ना। तो ये हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अकड़ से खड़े हुए लोग हैं। तो अकड़ से खड़े हुए लोग, तो कौन जो है मतलब अपने आप को झुकाए, जिसमें झुकने की क्षमता है वो आगे बढ़ेगा, वो जिंदा रहेगा, वो खड़ा रहेगा। और जिसमें झुकने की क्षमता नहीं वो खड़ा जाए। बच्चों को यदि बदलते हैं तो बच्चे बचपन से बड़े डेलिकेटेड होते हैं और उनको आप बदल सकते हैं। जैसे पौधा होता है, पौधे को हम बचपन में जितना संभालते हैं बड़े फल देता है फिर वो हमको, ठीक है ना। और जिस पौधे को हम नहीं संभालते वो उल्टा फल देता है हमको, वो भी देता है पर उल्टा फल देता है। तो हम बच्चे को बचपन से संभालें तो हमको जो फल मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और धम्म है ना कि धर्म है, और आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो या तो हमको बताइए कि बौद्ध धर्म और या धर्म में क्या अंतर है, डिफाइन करिए। देखिए, ये बड़ा कन्फ्यूजन है पूरे देश में, सब जगह कन्फ्यूजन फैला हुआ है। धर्म कहें कि धर्म कहें, अरे भाई
धम्म जो है वो पाली भाषा में है, और जब उसको हिंदी करेंगे तो धम्म नहीं होगा, तो पाली में नहीं रहेगी वो वैसी की वैसी। तो जैसे धम्मं, बुद्धं, धम्मं, संघं, तो ये पाली भाषा है। तो धम्म जो है वो पाली भाषा है, और जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो धम्म नहीं बोलेंगे, फिर धर्म बोलेंगे। और यही बात हम समझाते हैं सबके लिए कि धम्म को आप कहेंगे पाली में भी हम धम्म बोलेंगे और हिंदी में भी धम्म बोलेंगे, अंग्रेजी में भी धम्म बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना, सबकी भाषा अलग अलग है। तो इसीलिए धम्म का मतलब है रास्ता, और धर्म का मतलब भी रास्ता ही है। देखिए, ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जब मानवर कांचन साहब को उनके जीवन को देखा है, तो मुझे उनसे ऐसा एहसास हुआ, मुझे एक आदमी इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। तो उस क्षेत्र में तो नहीं गया मैं, पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं गया, लेकिन मैंने कहा उस क्षेत्र में अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करूँगा मैं अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र में लगाऊंगा। मैंने एक अलग फील्ड चुनी, मैंने पॉलिटिकल फील्ड नहीं चुनी, मैंने अलग से फील्ड चुनी है। ये प्रेरणा मुझे ज्योतिबा फुले से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने भी शादी की पर बच्चे नहीं किए, संकल्प था उनका। उसी प्रकार से मैं उसमें उलझना नहीं चाहता था। मुझे मालूम था कि मेरा समय बंटवारा होगा, मुझे मालूम था और भी दिक्कतें मेरे सामने आएंगी, मुझे एहसास था कि मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाऊंगा, इसलिए मैंने उस रास्ते से हट करके एक नया रास्ता चुना। आपने अपने मिशन का जो नाम दिया है राष्ट्रीय शिक्षा धर्म ट्रस्ट, इसका जो विश्लेषण है थोड़ा सा आप बता जी दीजिए। देखिए, मैंने इसको बड़ा सोच समझ के नाम दिया है। राष्ट्रीय का मतलब साफ है, राष्ट्रीय स्तर पर काम होना चाहिए। शिक्षा का मतलब शिक्षा का होना चाहिए, और शिक्षा को मैंने अपना धर्म बनाया। पहले मैंने शिक्षा को अपना धर्म बनाया, पहले वो मेरा कर्म था, और फिर मैं उसमें डूब गया, मेरा धर्म बन गया। और जब मैं उसमें खूब डूब गया तो मैंने धर्म बना लिया उसको मैंने, और फिर मैंने कहा कि इसका ट्रस्ट बनना चाहिए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो इस काम के प्रति। ट्रस्ट बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया। और मैं NCTV से श्याम कुमार, विजय विद्रोही के साथ श्याम कुमार, धन्यवाद।